Hello, hello, hello. Hello, am I audible? क्या मेरी आवाज़ में कैमरा सब कुछ ठीक है? जो भी लोग आप देख रहे हैं, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, अगर आप कमेंट्स में बताएँ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, ओके। So good evening, everyone who is taking the time to join me here. My name is Amrit Mahapatra, and I have secured All India Rank 121 in the UPSC Civil Services Examination 2025. तो आज ये लाइव के ज़रिए मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। आप सबके साथ मेरी जो जर्नी है वो शेयर करना चाहता हूँ और शायद हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से आप सबको थोड़ी मदद हो। तो जो भी मेरे पास टिप्स है, जो भी मेरी जर्नी की लर्निंग्स रही है, जो मेरे सोर्सेस रहे हैं, जो मेरी टेकअवेज़ रही हैं, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। So we will wait for just 30 seconds more. And if we do not get any more viewers, we will just continue with it. But let us wait for just 30 seconds more. ठीक है. So we will begin with it. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा. और आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ द रिजल्ट्स क्योंकि एज एस्पिरेंट्स दैट इज द मोमेंट वी मोस्ट लुक फॉरवर्ड टू. दैट इज द मोमेंट दैट वी आर thinking of in our mind the most when we are preparing. We are thinking of finding our name on the coveted PDF and thinking of how does it feel. सो मार्च 6 को मेरी रिजल्ट आई और मैं घर गया हुआ था फॉर द होली फेस्टिवल. और क्योंकि मैं घर पे था और एंड आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, लंच आवर चल रहा था. और जैसे ही लंच आवर खत्म हुआ, करीबन करीबन 2 बजे, सारी जो आपकी टेलीग्राम की ग्रुप्स है वो एक्टिव होना चालू हो गई कि अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, अभी सोर्स कोड में बदलाव आया है, फलाना जो भी आप लोग जानते हैं जैसे वो होता है. तो उसके बाद मैंने यूपीएससी का वेबसाइट खोला और पीडीएफ अपलोड हो चुका था. तो मैंने जब भी पहली बारी पीडीएफ खोला, मैंने स्क्रॉल करना चालू किया. और क्योंकि पहले 2 पेजेस में मैंने अपना नाम नहीं देखा, सो आई वाज़ वेरी कंसर्न्ड, आई वाज़ वेरी एप्रीहेंसिव कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है. तो एक जो आपको वो अंदर से सिंकिंग फीलिंग आती है कि यार इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो पाया. तो I was very heartbroken even before like I found my name, because in those 2 pages of scrolling मुझे ये ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा नाम यहाँ पे नहीं है. बट उसके बाद मैंने कंट्रोल एफ करा मेरे रोल नंबर के साथ एंड विद इन 2 seconds ऑफ दैट आई फाउंड माई नेम ऑन द लिस्ट. एंड आई थिंक जो सबसे पहला मेरा रिएक्शन था वो शॉक्ड फॉलोड बाय रिलीफ था. क्योंकि खुशी और हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन ये सब बहुत बाद में आती है. सबसे पहले आपको एक शॉक लगता है कि अच्छा फाइनली ये जो पीडीएफ के लिए आप इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से काम कर रहे हो, उस पीडीएफ में आपको अपना नाम दिख गया. एंड सेकंड रिलीफ था इसलिए क्योंकि ये साइकिल एक तरीके से खत्म हुआ और ये जो साइकिल से निकलने का मौका मिलता है, बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है और आई वाज़ वन ऑफ देम. सो आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी दैट आई हैड गॉटन दैट अपॉर्च्युनिटी. I was elated to see my name. उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया एंड देन आफ्टर दैट इट सॉर्ट ऑफ वेंट ऑन लाइक क्लॉकवर्क, जो आप टीवी में देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो कि आप
आपको इंटरव्यूज़ के कॉल आने लग जाते हैं, आपको कोचिंग्स फ़ोन करने लग जाती हैं, मीडिया हाउसेस आपके घर पहुँच जाते हैं। ऑल ऑफ दैट हैपेंड विथ मी क्योंकि मैं घर पे था तो मेरी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए माय फैमिली वाज़ देयर विथ मी। तो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो थे और मेरा भाई है वो था। तो काफ़ी एक बोलते हैं ना सैटिस्फैक्शन का मौका था। एक फुल सर्कल जब आती है आपकी लाइफ, एक क्लोज़र मिलता है आपको एक सक्सेसफुल तरीके से, तो बहुत सैटिस्फैक्शन एक रिलीफ, एक हैप्पीनेस, एक जॉय जो फ़ील होती है, वो डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट दैट वाज़ व्हाट आई वाज़ फीलिंग एंड दैट वाज़ वेयर आई वाज़। सो एक तरीके से दैट वाज़ द a feeling that was yet to register। 2-3 दिन मुझे लगे ये समझने में कि फाइनली मेरा नाम उस पीडीएफ में आ गया है। क्योंकि 2-3 दिन बाद ही मुझे वो समय मिला कि मैं अपने साथ बैठ पाऊँ और थोड़ा-सा ब्रेक लूँ इन सब से और मैं फ़ोकस करूँ कि एक्चुअली मेरी ज़िंदगी ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया है। सो दिस इज़ जस्ट टू टेल यू ऑल कि ये एग्ज़ामिनेशन जो है हम जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसके एंड में जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो उतनी ही खुशी होती है। सो मेहनत जब साकार होता है, बहुत एक सैटिस्फैक्शन मिलती है। So I will try to structure the rest of the session after this initial part of telling you about my results and the moment I saw my results into three parts. एक मैं आपको रफली एक जर्नी बताऊंगा कि मेरी बैकग्राउंड का क्या रही, मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा, मैंने कहाँ से प्रिपेयर करा, मैंने क्या-क्या सोर्सेज से प्रिपरेशन करी। फिर मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू स्टेज में उसको डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि प्री के लिए क्या सोर्सेज थे, मेंस के लिए क्या सोर्सेज थे और इंटरव्यू के लिए क्या सोर्सेज थे। और फाइनली जो कुछ मिथ्स हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वो मैं ब्रेक करूँ। आई एम होपिंग एंड आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम योर क्वेश्चंस इन द कमेंट कि मैं जितना बोलने वाला हूँ, जिन-जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आई विल बी एबल टू कवर योर डाउट्स। अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो हम एंड में भी वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस। आई विल आस्क यू गाइस टू पुट अप योर क्वेश्चंस देन सो दैट मैं उसको डेडिकेटेडली देख पाऊँ और मैं क्वेश्चंस तभी ले पाऊँ। बट मुझे लगता है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विल बी एबल टू कवर दिस, ठीक है? So starting with who I am and how my journey was। मैं ओडिशा स्टेट के पुरी शहर से आता हूँ। पुरी is a beautiful town. It is a small town on the coast of Odisha. It houses the Sri Jagannath Temple, which is one of the most majestic creations, which is the center of Odisha's cultural heritage। मैं वहाँ से आता हूँ और मेरी जो स्कूलिंग रही पुरी से खत्म हुई। उसके बाद मैंने अपना हाई स्कूल और मेरा कॉलेज वो मैंने भुवनेश्वर से किया, जो ओडिशा का कैपिटल है। मैंने भुवनेश्वर के उत्कल यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ और 2022 में आई केम टू दिल्ली टू परस्यू अ फेलोशिप। तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक फेलोशिप रन करती है, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लैम्प फेलोशिप के नाम से काफी फेमस है, कुछ लोग में भी आप में से जानते हो ऑलरेडी। तो लैम्प फेलोशिप परस्यू करने के लिए आई केम हियर टू दिल्ली। आई वर्कड विद अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ ईयर, वर्किंग ऑन देयर पॉलिसी रिसर्च, उनके पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस की रिसर्च, बहुत सी चीज़ों पे जो एक सपोर्ट होता है एक पॉलिसी तौर पे। सो वो मैंने करा और 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद ये मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर जाऊँगा और मैं 2023 से 24 का जो साल है, 2023 अप्रैल में मेरा फेलोशिप खत्म हुआ और 2023 से 24 का जो साल है, वो साल मैंने डिसाइड करा कि मैं घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करूँगा। एक सिलेबस साइकिल जो होता है पूरा, वो मैं करूँगा और 2024 का मैं प्री लिखूँगा। दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी। तो इवन दो यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ का जो ख़्याल है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ को लेकर जो एक मन में इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है, वो बहुत पहले से थी। पर मेरी जो एक्टिव प्रिपरेशन आप बोल सकते हैं, वो 2023 से 24 में हुई। 2023 अप्रैल में मैं घर लौटा और पूरी से मैंने तैयारी करी 1 साल के लिए। आई थिंक आप में से कोई लोग पूछ भी रहे थे ये कि 1 साल का टाइम इनफ होता है क्या? कि आप पूरा कर सके सिलेबस या एक मिथ है? तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिल्कुल आप पूरा कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा अभी कि क्या-क्या मिथ होता है और क्या पूरा आप नहीं भी कर सकते हैं।
सो 2023 से 24 के दौरान मैंने कोई भी कोचिंग जॉइन नहीं करी। आई मीन टू से कि मैंने कोई क्लासरूम कोचिंग जॉइन नहीं करी, कोई मेरा मेंटोरशिप कोर्स नहीं जॉइन करा, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं जॉइन करा। सो उस दौरान में वो जो 1 साल में मैंने सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ करी। तो वो किस तरीके से करी मैंने कि अप्रैल, मई के दौरान में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू किया और मैंने आईएएस बाबा का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम सब्सक्राइब कर लिया था। तो उस प्रोग्राम में ये था कि आप हर 2 हफ्ते में एक सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करते हो और फिर आप उस सब्जेक्ट का टेस्ट लिखते हो। तो मैंने हर 2 हफ्ते में अपना सिलेबस जैसे खत्म होए और एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होए, उस हिसाब से मैंने वो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी और स्टार्ट किया मैंने पॉलिटी से और एंशिएंट हिस्ट्री से। सो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री अगर मैंने खत्म कर लिया, पूरा बुक मैंने खत्म कर लिया 2 हफ्तों में, तो 2 हफ्तों के बाद उसकी एक टेस्ट होती थी। तो वो टेस्ट मैं देता था और उस टेस्ट में जितने मेरे मार्क्स आते थे, उस बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत अपने आप को जज करता था। कि मेरी कहाँ पे एक्चुअली खामियाँ रही। क्या मैं बेसिक क्वेश्चन्स मिस कर रहा हूँ? अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? इज़ इट दैट कि मुझे याद नहीं हो रही है? और इज़ इट दैट कि बहुत ही सिंपल सा सवाल था और मुझे आता भी था, पर मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी। तो एक जो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी रही वो 1 साल में वो ये थी कि मैं हर 2 हफ्ते के दौरान में एक कोई सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का एक हिस्सा खत्म करूँ जिसका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद मैं प्रीलिम्स का उसका टेस्ट लिखूँ और फिर मैं उस टेस्ट को एनालाइज़ करूँ, फिर मैं दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ूँ। ये जो टेस्ट लिखने का सिलसिला है, स्पेशली प्री रिलेटेड टेस्ट लिखने का सिलसिला है, ये मैंने बहुत रिलिजियसली करा है। ये मैंने ज़िंदगी में कभी एक भी टेस्ट मिस नहीं करा है, चाहे मेरी सिलेबस कंप्लीट ना हुई हो, मैंने टेस्ट हमेशा लिखा है, क्योंकि टेस्ट लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ामिनेशन में अपने आप को कैसे अप्लाई कर रहे हो। ये हो सकता है कि हम बहुत पढ़ लें, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें बहुत कुछ आता है, पर अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके वो पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक पॉइंट के बाद फिर फ्यूटाइल हो जाता है। तो मैंने इंश्योर करा कि मैं साल भर में 2-2 हफ्ते में अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ और इस दौरान में मैंने अपनी जो बेसिक बुक्स है, इसी तरीके से खत्म करी। एट दिस पॉइंट मैं आपको एक बेसिक बुक्स की लिस्ट बता देता हूँ जो मैंने फॉलो करी, जो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट शायद आपको भी क्यूरियोसिटी हो मेरे बुक्स लिस्ट को लेकर, तो मैं बता देता हूँ। पॉलिटी मैंने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से की। ना मैंने एनसीईआरटीज़ पॉलिटी के लिए उठाई, ना मैंने कोई और किताब जैसे कुछ लोग डीडी बासु फॉलो करते हैं। मैंने वो सब नहीं करा, मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत करा है फॉर पॉलिटी ऑल द वे, मतलब पॉलिटी के लिए कोई भी और चेंजेस मैंने नहीं करी है अपने प्रिपरेशन में। उसको एंड टू एंड मैंने पढ़ा, उसमें मैंने हाइलाइटिंग करी जब मैं सेकंड या थर्ड रीडिंग कर रहा था। फर्स्ट रीडिंग मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए की, मैंने टेस्ट लिखा, फिर सेकंड रीडिंग अपने रिवीजन के लिए करी और सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग के दौरान जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी उस बुक में कि मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा, मैं उस पे हाइलाइट कर देता था। तो ये एक स्ट्रैटेजी मेरी रही जो मैंने पॉलिटी के लिए फॉलो किया। हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री मैं ओल्ड एनसीईआरटीज़ फॉलो करता था। उसके अलावा मैं कुछ नहीं फॉलो करता था, वो मुझे बहुत काम आई। उसमें बस ये है कि जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हो, वो बहुत ही वॉल्यूमिनस है, उसमें पिक्चर्स वगैरह काफ़ी कम है। तो आपको अपने से ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत आप अंडरलाइन कर लें, थोड़ा बहुत आप हाइलाइट कर लें। जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे हो उस किताब की, तो आप अगर हाइलाइट करते चलोगे, आप अगर अंडरलाइन करते चलोगे, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एन ईज़ियर मैनर। ठीक है? ये आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके अपनी सेंसिटिविटीज़ पे डिपेंड करता है, पर मैंने एक तरीके से अंडरलाइन करके किया, अपने एंशिएंट और मिडिएवल की बुक्स को। फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से करी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और स्पेक्ट्रम पुरानी वाली, जो बहुत ही पतली किताब होती थी कंपैरेटिवली और जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो मैंने वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है कंप्लीटली वो जो पुरानी पब्लिकेशन है स्पेक्ट्रम की जो 2017-18 में आती थी, उससे मैंने कंप्लीट करी। एंड टू एंड मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया, मैंने कोई भी और बुक फॉलो नहीं करी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। And that was all I did for modern history. Geography के लिए I did 11th एंड 12th की सारी जो एनसीईआरटीज है, चाहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी की हो, फिजिकल ज्योग्राफी की हो और ह्यूमन ज्योग्राफी की हो,
ये 3 जो सब्जेक्ट्स की 11th और 12th क्लास में जो एनसीईआरटीज़ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो अवेलेबल हैं, वो मैंने फॉलो करी। ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने थोड़ा बहुत सिलेक्टिवली किया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। बट फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी मैंने एंड टू एंड वो किताब पढ़ी और मैंने वो किताब कंप्लीट करा। फाइनली उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ ये होता है कि थोड़ा सा हमारा जब बैकग्राउंड नहीं होता है, हम थोड़ा बहुत फंसते हैं उस केस में। इकोनॉमिक्स में व्हाट आई डिड वाज, आई आल्सो हैड नो बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, सो मैंने बहुत ही सिंपल रखा उस कोर्स के प्रिपरेशन को। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मृणाल सर की जो वीडियोस है यूट्यूब पे, वो बहुत पुरानी है, बट वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स है, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिशन होती है उसकी, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होता है, बैंकिंग के पिलर्स क्या है, ये सब जो बेसिक चीजें इकोनॉमी की आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीजें मैंने मृणाल सर की वीडियो से एक बारी मैंने देखा हुआ था और मैंने कवर करा हुआ था। ऑब्वियसली उसमें जो भी चेंजेस आए विथ टाइम वो मैंने न्यूज़पेपर के साथ अडेप्ट किया। अभी वो 2015 की वीडियोस हैं, उसमें काफी कुछ चीजें चेंज हो गई ओवर टाइम, बट जो बेसिक मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी वो मृणाल सर की वीडियो से आई और श्रीराम आईएएस की बुकलेट से आई। श्रीराम आईएएस 2019 अराउंड का जो उनका एडिशन है, जब भी एक सिंगुलर बुकलेट निकलती थी, मैंने वो बुकलेट फॉलो करा था और मैंने वो बुकलेट में आई यूज टू डू माई इकोनॉमिक्स प्रेपरेशन। उसमें भी अगेन फर्स्ट रीडिंग में मैं कुछ नहीं करता था अपार्ट फ्रॉम रीडिंग इट। सेकंड रीडिंग में मैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलता था। कमिंग टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मैं कभी कंफर्टेबल पूरा हो नहीं पाया। तो मेरी जो एडवाइस है वो इस बेसिस पे है कि इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम एन एक्स एस्पिरेंट who was not very comfortable with environment and who wanted to get done with environment as soon as possible. मैंने एक्चुअली शंकर आईएएस की किताब पढ़ना चालू किया था, बट मुझे वो किताब एक्चुअली बहुत ही इंफॉर्मेशन हैवी लगी और मुझे वो समझ उतना आ नहीं रहा था। मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से, मेरी जो इंक्लिनेशंस थी उसके हिसाब से मुझे उतना हेल्पफुल लग नहीं रहा था। तो उसके बाद व्हाट आई डिड वाज आई स्विच्ड टू फोरम आईएएस रेड बुक on environment, which was much thinner. It is a very small book compared to like Shankar IAS, and it is in a notes sort of format, right? And it is also, I felt that it was better suited to the UPSC Civil Services preliminary examination. So I switched to that book and I ensured कि मैं वो किताब end to end तरीके से उसको पढूं, उसको कवर करूं। रटने की कोशिश नहीं करी क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही वॉल्यूमिनस है, हम रटने की कोशिश करते भी है तो भूल जाते हैं। तो रटने की कोशिश नहीं करी और इस दौरान में ये भी कोशिश करा कि जब मैं सेकंड रीडिंग कर रहा हूँ अगेन मैं अंडरलाइन करता चलूं या फिर ऐसा बॉक्सेस बनाता चलूं, बट रटने की कोशिश नहीं करी और फोरम आईएएस रेड बुक से मैंने करा। सम पीपल आई नो की डू सजेस्ट पीएमएफ आईएएस ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए, पर वो बहुत बड़ी है और मेरे लिए बहुत बड़ी थी उस टाइम पे कि 700-800 पेजेस कोई एक सब्जेक्ट के पढ़ना, जब एक साल का टाइम है मेरे पास प्रीलिम्स के लिए और उस बीच में मेंस की भी तैयारी करनी है, वो बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने जितनी ही किताबें आपको बोली इतनी किताबें मैंने एंड टू एंड फॉलो करी है। उससे आगे पीछे जो भी किताबें होंगी मैं वो बताऊंगा, बट मेजर तरीके से एक जो प्रेपरेशन का मेरा जो फाउंडेशन था, एक जो नींव रखी मैंने प्रेपरेशन की, वो इन किताबों के थ्रू रखी। ठीक है, सो दिस इज लाइक व्हाट इट वाज। सेकंड इज दैट कि ये मेरी जो स्ट्रेटेजी थी ये प्रीलिम स्पेसिफिक थी। तो आपको मैंने ओवरऑल एक बता दिया कि मैंने साल भर में सिलेबस कैसे कंप्लीट करा, कि 2-2 हफ्ते में मैं सिलेबस पढ़ता था और एक टेस्ट लिखता था, उस टेस्ट को एनालिसिस करता था और उस टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़ता था, ये सब सोर्सेस से पढ़ता था। ठीक है, तो प्रीलिम्स रिलेटेड जो मेरी प्रेपरेशन थी वो इस तरीके से थी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं उस पे आऊंगा। बट एक बार हम प्रेपरेशन वाला जो स्ट्रैटेजी है, प्रेपरेशन वाला जो आइडिया है, उसको पहले खत्म कर लेंगे। कमिंग टू मीन्स, सो जब आप 12 महीने के स्केड्यूल में प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि मैं 12 महीने के स्केड्यूल में प्रिपेयर कर रहा था, मेरे पास बहुत ही कम टाइम था कि मैं उस बीच में मेंस की भी प्रेपरेशन अलग से कर लूं। हालांकि ये हमेशा से एक एस्पिरेशन थी मेरी कि मैं साथ साथ में मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से खत्म कर लूं, मैं वैल्यूएटेड मटेरियल कर लूं, मैं कोई प्रहार का कोर्स उठा के उसको पढ़ लूं, मैं कोई बुकलेट पढ़ लूं, मैं कोई एथिक्स की किताब पढ़ लूं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी दैट डिड नॉट हैपन।
because the time that it was taking me to cover the basic books of prelims was like exactly those 2 weeks. So ये जो टेस्ट भी थे वो 2 हफ्ते के दौरान में थे और इट वाज एक्सपेक्टेड कि मैं इसके अबव एंड बियॉन्ड जाके खुद से मेंस की तैयारी करूं। तो वो मुझे टाइम मिल नहीं रहा था, उतना टाइम मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। और अगर मैं बैठ भी जा रहा था तो द प्रॉब्लम वाज दैट कि याद नहीं होती है। आप तो दिन में 12 घंटे बैठ जाओगे, बट 5, 6, 7, 8 घंटे के बाद आपको चीजें याद नहीं रहती है। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि ह्यूमन माइंड की जो रिसेप्टिविटी है वो भी एक लिमिटेड दौर में है। तो व्हाट आई डिड वाज आई फोकस कंप्लीटली ऑन प्रीलिम्स। आई इंश्योर्ड कि मैं जो वो 1 साल प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो प्रीलिम्स ऑफ 2024 तक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेंस की कुछ कुछ चीजें मैं प्रिपेयर करूंगा, बट मैक्सिमम चीजें आई विल रिलाई ऑन द फैक्ट कि मेरी जो बेसिक बुक्स है उससे मेरी कवर हो जाएंगी, और जो नहीं होंगी वो प्री और मेंस के बीच में देख लूंगा। क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरी जो वीक पॉइंट है वो प्री है। अगर मैं प्री क्वालिफाई करता हूं तभी मेंस लिखूंगा। कुछ लोगों का ये होता है कि अगर प्री तो क्वालिफाई कर लिया पर मेंस रेडी नहीं है तो क्या। मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा था कि मेरी तो प्री ही वीक पॉइंट है, अगर मैं प्री क्वालिफाई नहीं करता हूँ मेंस क्या खाक लिखूंगा मैं जाके। तो मैंने प्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा। मेंस के लिए मैंने क्या करा इस दौरान में, मेरी ऑप्शनल क्योंकि सोशियोलॉजी थी, मैंने एसेंशियल सोशियोलॉजी में नितिन सांगवान जो वो बुक है, और वो जो बुक जब भी वो 2 हिस्सों में नहीं आती थी, एक सिंगल किताब आती थी 2 पेपर्स के लिए, मैंने उस टाइम पे उस किताब को कंप्लीट कर लिया था। एक रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और कुछ नहीं करा था, एक रीडिंग कंप्लीट कर ली थी बस। और एथिक्स के लिए फोरम आईएएस का रेड बुक जो है वो खत्म कर लिया था। दैट इज ऑल आई हैड डन। कि ये जो जो दोनों किताबें हैं, फॉर जीएस 4 फोरम आईएएस रेड बुक एंड फॉर सोशियोलॉजी एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांग, ये मैंने एक एक रीडिंग कंप्लीट कर ली थी इन दोनों। इतना मैं कर पाया था, और इतना कंप्लीट करके आई कंप्लीटली पिवटेड बैक टू माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ये दोनों किताबें मैंने एक बार ही इसलिए पढ़ ली थी क्योंकि ये दोनों बहुत ही मेजर पेपर्स है। कि जीएस 4 एक पेपर इन इटसेल्फ है 250 मार्क का, और जो सेकंड आपका आता है कि ऑप्शनल आता है आपके 2 पेपर से 250 250 मार्क के। तो क्योंकि ये 3 पेपर कुल मिला के आपको 750 मार्क्स के लिखने हैं, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि इनमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। GS 1 2 3 को लेकर एक जो मेरे दिमाग में एक ख्याल चल रहा था, ये चल रहा था कि उसकी बेसिक प्रिपरेशन तो हम कर ही लेते हैं जब हम प्री की किताबें पढ़ते हैं। GS 2 के लिए आप पॉलिटी तो आप पढ़ ही रहे हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप इंटरनेशनल रिलेशन तो आपका हो ही रहा है। GS 1 के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपका चल ही रहा है। GS 3 के लिए तो आप इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हो। तो मुझे ये लगता था कि मैक्सिमम सिलेबस तो मैं प्री के दौरान खत्म कर ही रहा हूँ। जो बाकी बचा कुचा है वो मैं प्री और मेंस के बीच में मैं कर लूंगा। जो मेरी जो सर्कमस्टांसेस थी उस हिसाब से जो मेरे से बेस्ट हो सकता था, उस हिसाब से मैंने उसको डिजाइन करा, उस हिसाब से मैंने अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करा। अभी इस प्रिपरेशन में देन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर मेंस की मैं प्रिपरेशन कर नहीं रहा था बिल्कुल ही प्री और जो वो 1 साल में, तो मैंने आंसर राइटिंग किस तरीके से करी। ठीक है। तो आंसर राइटिंग करने के लिए मैंने सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करा। राइट फ्रॉम सितंबर ऑफ 2023 टू ऑलमोस्ट लाइक जनवरी ऑफ 2024, जो 4-5 महीने का वो ड्यूरेशन है, मैंने हर दिन ये ट्राई करा कि 2 से 3 सवाल ऑन एन एवरेज में लिखता रहूं। मोस्टली पीवाईक्यू से लिखता रहूं, पर मैं लिखता रहूं। चाहे मुझे सिलेबस पूरा नहीं आता, जो मेरी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन है उसकी बेसिस पे चाहे मैं लिख रहा हूं, चाहे मेरी बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं हुई है मेंस मटेरियल की, फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि हम आंसर राइटिंग के साथ कंफर्टेबल है या नहीं है, जो कि बहुत लोग नहीं होते हैं। आंसर राइटिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग करा कि 2 सवाल या 3 सवाल ही लिखूंगा। उससे ज्यादा मेरे हाथ क्रैम्प हो जाते थे, बहुत दर्द होता था, टाइम से खत्म नहीं होता था। तो हमको तो कहीं पे तो स्टार्ट करनी है ना। तो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। तो मैंने स्टार्ट करा कि हम तो भाई बिल्कुल ही 2 सवाल या 3 सवाल से स्टार्ट करेंगे। दिन के 2 या 3 सवाल में लिखता था। तो आप मान लो महीने के 90 सवाल हो गए, और 5 महीने में 450 सवाल हो गए। तो ये जो चीज़ है ना, कंपाउंडिंग का पावर है, वो आपको करके पता चलता है कि आप जब लिखना चालू करते हो 2 सवाल 3 सवाल, और 4 महीने बाद देखते हो कि अरे 400 सवाल खत्म हो गए, वाह। तो वो जो चीज है वो आपको करके पता चलेगी। तो आप अगर एक भी सवाल लिख रहे हो, लिखना चालू कर दो। मेल्स के लिए कंटेंट से बहुत ज्यादा है कि आंसर राइटिंग आपकी सॉलिड हो। तो इस पे मैं और डिटेल में आऊंगा जब हम मेंस के ऊपर बात करेंगे, बट ये मैंने 1 साल के दौरान में ये मैंने करा। ठीक है। कि मैंने प्री के ऊपर फोकस करा, मेरी प्री की जो बेसिक बुक्स है वो मैंने कंप्लीट करी, उसके बेसिस पे मैंने टेस्ट लिखा, सेक्शनल टेस्ट टाइम टू टाइम। और मैंने दो तीन सवाल लिखे मेंस के रिलेशन में,
4-5 महीने लेकर, और मैंने अपना ऑप्शनल का जो बुक है और जो मेरा एथिक्स का बुक है, वो मैंने एक बेसिक रीडिंग उसकी कर ली, ठीक है? ये हम समझ गए कि वो जनवरी-फरवरी तक का मेरा शेड्यूल कैसा था। अभी बिफोर आई मूव टू हाउ आई अटेम्प्टेड फुल लेंथ टेस्ट, आपको कितने टेस्ट लिखने चाहिए, आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने मार्क्स सही है, पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करते हैं, हम 2 चीज़ों पे आएँगे। एक ये है कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटीग्रल हिस्सा मैं मानता हूँ, प्रिपरेशन का है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग ऑल्सो कोचिंग के नोट्स उस पे रिलाय करते हैं। मुझे ये लगता है पर्सनल बेसिस पे कि न्यूज़पेपर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? आई थिंक आप में से किसी ने पूछा कि डे 1 से पढ़ना चालू कर लिया था क्या? तो हाँ जी, मैंने डे 1 से ही पढ़ना चालू कर दिया था, और न्यूज़पेपर मैंने हमेशा ही एन्श्योर करा कि एवरी डे रिलिजियसली मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, एंड टू एंड मैं पढ़ता था। स्टार्टिंग में ये ज़रूर होता था कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो, आपको 2 घंटे लग जाएँगे, आपको ढाई घंटे लग जाएँगे। ठीक है, इट्स ओके। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम उसको 1 घंटे में खत्म कर दें। बट वही जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप रोज़ पढ़ोगे ना, आप स्पीड से न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख जाओगे। आप स्पीड से जानना चालू कर दोगे कि ये न्यूज़ जो है, वो 4 दिन पहले की कंटिन्यूएशन है, कि अच्छा इज़राइल गाज़ा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसको लेकर हर दिन 5 आर्टिकल आ रहे हैं। तो आप अगर 5 दिन से पढ़ रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल में अच्छा ये ब्रॉड तरीके से तो ये लिखा है, ये तो मुझे पता है। उसमें ये लिखा है, ये तो मुझे पता है। अच्छा ये नहीं पता था, ये मैं पढ़ लेता हूँ अभी, ठीक है? तो न्यूज़पेपर जो है मैं एंड टू एंड पढ़ता था, और न्यूज़पेपर में कुछ लोग ये करते हैं कि हम एक जो सिटी न्यूज़ है, जो अपना पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो अपना स्पोर्ट्स न्यूज़ है, उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है? मैं नहीं करता था। मेरा एक बहुत ही सिली रीज़न कह सकते हैं आप, कि जिस वज़ह से मैं स्किप नहीं करता था, वो ये था कि मेरी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, राइट? आप लोग जब यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि बहुत ही भरा हुआ दिन है आपका, पढ़ाई से, टेस्ट से, रिविज़न से। तो न्यूज़पेपर मेरे लिए वो एंटरटेनमेंट था, कि सिटी सेक्शन ऑफ द न्यूज़ में अगर कुछ ऐसा मतलब चटाकेदार खबर आई है, तो पढ़ लेते हैं यार। मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा से आप बचा के कर भी क्या लेंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एंड टू एंड बैठ के सारी पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ो, आप सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ो, आप सारी सिटी की न्यूज़ पढ़ो। बट अपने आप को थोड़ा बहुत इंडल्ज करो। बहुत सीरियसली नहीं लेना है प्रिपरेशन को। बहुत सिंसियरली करना है, बट बहुत सीरियसली नहीं लेना है। ये जो दोनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आप अगर इसको सेंटर करेंगे अपने प्रिपरेशन में, आई होप कि आपको इससे मदद होगी। तो न्यूज़पेपर मैं करता था, और रोज़ के बेसिस पे करता था। न्यूज़पेपर से कभी भी मैंने ज़िंदगी में नॉट अ सिंगल डे मैंने नोट्स बनाए हैं, कभी भी नहीं बनाए हैं, ठीक है? क्योंकि न्यूज़पेपर से अगर हम रोज़ के बेसिस पे 5 न्यूज़ आर्टिकल का भी नोट बना लें, साल के एंड में वो 1700-1800 न्यूज़ आर्टिकल बन जाती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बना है कि जो 1700-1800 न्यूज़ आर्टिकल का रिविज़न प्रीलिम्स से पहले करके एग्ज़ाम हॉल में चला जाए, उसको याद रखे। नहीं हो सकता है, तो क्यों बेकार में नोट्स बनाएँ? इससे अच्छा है कि हम पढ़ेंगे, हम उससे एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसका लैंग्वेज कैसा है, उसका फ्लो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से ये जो राइटर्स हैं वो लिख रहे हैं। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे लिख रहे हैं, मतलब किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जब लिखते हैं, वो किस स्कीम के ऊपर फोकस करके लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर से अपने को लेनी है। न्यूज़पेपर को एक बुक मत समझिए, न्यूज़पेपर को एक इंटरैक्टिव मीडियम समझिए, कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो आपको बताया जा रहा है कि भई ये 15 पेजेज़ है, इन सब में बता दिया हमने कि दुनिया भर में ये सब हुआ है कल और आज के बीच में, ठीक है? तो ये एक चीज़ हमने कवर कर ली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, कि आप में से किसी ने ये भी सवाल पूछा कि मैं अपने जो आंसर राइटिंग मैं करता था, वो कहाँ से चेक करवाता था? तो मैंने अपने दोनों 2024 और 2025 के अटेम्प्ट में, दोनों ही टाइम मैंने कन्वर्ट आईएएस का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, और कन्वर्ट आईएएस के सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आई यूज्ड टू uh, I used to upload my questions there. I used to upload my answer copies and I used to get the feedback from them. मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ काफ़ी सही रहा है। तो अगर आप वैसा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आजकल तो एआई भी आ गया है, आप उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं अपना क्वेश्चन आंसर अपलोड करके। आप चाहे तो खुद से भी टॉपर्स कॉपी के साथ टैली करके देख सकते हैं कि आप कितने पॉइंट्स सिमिलर क्वेश्चंस के लिए लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। मैं ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता था। अभी कमिंग टू नोट्स फॉर द प्रिपरेशन जर्नी, इसमें आई विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प,
क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी तरीके की नोट्स जो है, वो एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ के लिए नहीं बनाई। प्रीलिम्स के लिए इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि प्रीलिम्स की मैक्सिमम जो किताबें हैं, वो नोट्स फॉर्मेट में हैं। आप स्पेक्ट्रम देख लीजिए, आप लक्ष्मीकांत देख लीजिए, वो ऑलरेडी हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंटर्स, बोल्ड, ये सब होके आ रहा है। मतलब मैं उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ, मैं क्या एक्स्ट्रा अपने नोट्स में लिख लूँ। तो मैंने उस हिसाब से मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए, वो सब सब्जेक्ट्स के। बाकी जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री वगैरह के मैं हमेशा हाइलाइट करते हुए चलता था, जब मैं सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करता था, बट मैंने नोट्स नहीं बनाए। मेंस का आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने मेंस को अपना सेंटर रख के प्रिपेयर नहीं करा था। और पहले अटेम्प्ट में स्पेशली मैंने मेंस के लिए कुछ भी स्पेशली प्रिपेयर नहीं करा था। मैंने बस रीडिंग करी थी एथिक्स और सोशियोलॉजी की, मैंने नोट्स नहीं बनाए हुए थे। मैंने ये सोचा था कि जब भी प्री और मेंस का टाइम आएगा तभी देखेंगे, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू टेस्ट सीरीज और हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। अभी एट दिस पॉइंट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू मेंशन हियर दैट मैंने 2024 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना स्टेट पीसीएस निकाला था और टॉप 50 रैंक के साथ निकाला था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आई डिड नॉट जॉइन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बैक देन। वो सब पे मैं आता हूँ बाद में, बट एसेंशियली इट इज टू से दैट 2023 और 24 में जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था, मात्र 5 महीने के प्रिपरेशन में मुझे अपना स्टेट पीसीएस का प्री देना पड़ा था। और वो मेरा पहला टेस्ट सीरीज था। वो मेरा पहला फुल लेंथ टेस्ट जो है, मैंने एक्चुअल एग्जाम हॉल कंडीशन में लिखी ओडिशा पीसीएस का एग्जामिनेशन, ठीक है? जब मैंने एग्जामिनेशन लिखा, तब मुझे पता लगा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो एग्जाम हॉल में क्या डिस्टर्बेंसेस रहती है। एग्जाम हॉल में आपका रोल नंबर फिलअप करवाते हैं, तो उसमें टाइम जाता है। ये सब वो जो भी चीजें हैं। जनवरी ऑफ 2024 में ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं प्री की तरफ पिवट करूंगा। ये मेरा पहला प्री है। प्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। मैं आराम से 5 महीने प्री एग्जामिनेशन को देना चाहता हूँ। इस बीच में ये हुआ कि मैं स्टेट पीसीएस का प्री क्वालिफाई कर गया। तो मेंस मेरी हुई फेब के एंड में। तो फेब के एंड में मैंने 10 दिन निकाले मेंस लिखने के लिए। वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा जब मैं मेंस की बात करूंगा, बट अभी प्री के टेस्ट सीरीज पे फोकस करेंगे। तो जनवरी से लेकर मई में मैंने सिर्फ प्री करा, माइनस दैट 10 days दैट आई टुक आउट फॉर माई ओडिशा पीसीएस मीन्स, ठीक है? जनवरी ऑनवर्ड्स व्हाट आई डिड वाज आई डिड फोरम एसएफजी। फोरम एसएफजी आपको 46 टेस्ट होते थे उस साल में। 46 टेस्ट मैंने लिखे। वो सेक्शनल टेस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको हर दिन सिलेबस कंप्लीट करना होता है। 46 दिन तक लगातार आपको टेस्ट लिखना होता है। तो एक तरीके से मेरा जो पूरा एंटायर सिलेबस रिवीजन था थ्रू ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, वो हो गया फोरम एसएफजी के चलते। ठीक है, साल भर में अलग टेस्ट दे रहा था, वो चल रहा था जो सेक्शनल। अभी फेब्रुअरी जब मेरी मेंस खत्म हुई फाइनली, उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड करा कि अब से मैं सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लिखूंगा। क्योंकि अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखता हूं, तो मुझे प्रैक्टिस नहीं रहेगी कि मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसे स्विच करूं, मैं टॉपिक टू टॉपिक कैसे स्विच करूं, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो व्हाट आई डिड वाज आई स्विच टू राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट। दो कोचिंग्स की मैंने प्राइमरीली लिखी, नेक्स्ट आईएएस का अनुभव लिखा, फोरम आईएएस के सिमुलेटर्स लिखे, ठीक है? ये जो दोनों चीजें हैं जो मैंने मेजर तरीके से फोकस करा उस पर। अभी जब आप प्री का टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आपको क्या ध्यान में रखना है? क्या आपको मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है? नहीं, हमको मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना है ये कि हमारा जो हिट रेशियो है वो क्या है। उसका मतलब ये है कि अगर हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 में से 100 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, हमारे नेगेटिव कितने आ रहे हैं? क्या हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो 80 और 20 है? और क्या हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो इज इट 50-50? मतलब आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्गर है या आपकी गेसिंग पावर स्ट्रॉन्गर है। कि जैसे मेरे केस में ये था कि अगर मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते थे। पर अगर मैं 85 से 87 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट करता था, तो मुझे डिसेंट इनफ मार्क्स मिल जाते थे। वो आपको ये नहीं चाहिए कि आपको 120 लेके आओ, पर अगर आप 90 से 100 के रेंज में ला रहे हो, तो वो रेंज पहुंचने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। ये सबसे पहली बात है। अपने को फुल लेंथ टेस्ट देने का जो मोटिव रखना है, जो मोटिवेशन भी रखनी है, वो ये है कि हम उससे पता करें कि हम एक्चुअल एग्जाम में कितने क्वेश्चन लिखने वाले हैं। और एक बार हम डिसाइड कर लें कि अच्छा मुझे 85 लिखने हैं, मुझे 90 लिखने हैं, मुझे 100 लिखने हैं, उससे फिर पलटना नहीं है, उसको फिर चेंज नहीं करना है हमने। ये नहीं है कि हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज में लिखा 50 क्वेश्चन, वहां पे जाके 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, वहां पे जाके डर लग गया कि नहीं भाई 70 लिख के आ गए, वो सब नहीं करना है।
ठीक है? हमें पहले ये देखना है कि हमारा जो ऑप्टिमल स्कोर है, वो कितना है? ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कितने हैं? हम उस क्वेश्चन को एक बेंचमार्क बना के जाएँगे कि प्लस माइनस 2 के रेंज में हम अटेम्प्ट करेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम में। सेकंड चीज़ अपने को ये देखनी है कि कौन-कौन सी हमारी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, कौन-कौन सी वीक सब्जेक्ट है। मेरे साथ ये होता था कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी मैं बहुत हार्डली मेरी इसमें मिस्टेक्स होती थी, ठीक है? मतलब इवन इफ इसमें मैं गेस भी ले रहा हूँ, तो गेसेस मेरी मैक्सिमम सही होती थी, कम गलत होती थी। पर जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में है, वहाँ पे मेरी मैक्सिमम गलत होती थी, कम सही होती थी, अगर मैं गेस ले रहा हूँ। तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो, यू विल रियलाइज कि बियॉन्ड 25 टू 30 क्वेश्चन किसी को नहीं आते उस एग्जाम में, ठीक है? 25 से 30 सवाल जो वैसे हैं जो आपको सही करने हैं, जो इजी होते हैं, जो स्टैटिक से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, जो आपको कंप्लीट करके आने हैं। बाकी आप 50 क्वेश्चन फिर कैसे लिखोगे? वो 50 क्वेश्चन आप लिखोगे एडुकेटेड गेस पे, एलिमिनेशन पे, डिडक्शन पे, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं एलिमिनेशन, डिडक्शन, इन्फेरेंसेस, एडुकेटेड गेस ये कैसे लेंगे हम? ये हम लेंगे अपने स्ट्रेंथ सब्जेक्ट में, कि अच्छा मैं पॉलिटी में मेरा जो इंट्यूशन है, पॉलिटी में जो मेरा इंस्टिंक्ट है, वो बेटर है। मैंने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है। हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हो, तो आपको पॉलिटी के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। तो आप पॉलिटी में गेस लीजिए। आप इकोन में आपका ग्रेजुएशन, आप इकोन में ज़्यादा गेस लीजिए। मतलब 2-3 वैसे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए कि इसमें अगर मैं गेस भी लेता हूँ, तो मेरे ज़्यादा सही होते हैं। तो मैक्सिमम गेसेस मैं अपने इसमें कॉन्सन्ट्रेटेड रखूँगा, कम गेसेस लूँगा अपने वीक सब्जेक्ट्स में। ये दूसरी बात हमको प्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से पता लगानी है कि क्या हो रहा है वो। थर्ड ये है कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, हमारी गलतियाँ हमको कैसे सुधारनी है, कि क्या मैं नर्वसनेस की वजह से टिक कर दे रहा हूँ कुछ और? क्या मैं अपने आप को ओवरथिंक करके कुछ और टिक कर रहा हूँ, सही पहले मैंने सही सोचा था? क्या मैं बहुत हड़बड़ी में मार्क कर रहा हूँ आंसर्स? ये सब जो चीज़ें, ये सब फोकस करना है अपने को प्री टेस्ट सीरीज में, ठीक है? मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये सब करें और प्री टेस्ट सीरीज लिखते हुए आप 1 ऑवर 55 मिनट्स ट्राई करिए कि उसका टाइम रखें। क्योंकि 5 मिनट आप मान लीजिए आपको ओएमआर शीट भरने में, आपको अटेंडेंस भरने में, शोर होने में, एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, तो 1 ऑवर 55 मिनट में प्रैक्टिस करिए। मैं घर पे लिखता था, तो 1 ऑवर 55 मिनट रखता था, तो 5 मिनट आपको एक मतलब एक बफर मिल जाता है कि आप प्रैक्टिस कर लेते हो 1 ऑवर 55 के साथ, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। ये जो 3-4 महीने हैं, मतलब ये 3-4 महीने क्या सालाना ही किसी ने वही पूछा कि स्लीपिंग शेड्यूल कैसा रहता था मेरा? 7 से 8 घंटे मैं सोता था। कभी कम नहीं हुए हैं, कभी ज़्यादा भी नहीं हुआ है, बट कभी कम तो नहीं हुए हैं। 7 घंटे मिनिमम सोता था मैं दिन के, मैक्सिमम 8 घंटे सोता था, पर मैं सोता था। इतना हर दिन का मेरा मस्ट रहता था कि इतना टाइम मुझे सोना ही है। सोने के बिना आपकी कंसंट्रेशन सही नहीं रहती है, ब्रेन आपका फॉग हो जाता है, ब्रेन आपकी जो रिटेंशन मेमोरी है वो बहुत वीक हो जाती है। तो अपने आप को बिल्कुल स्लीपिंग शेड्यूल टाइट रखना है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फ़ोन का टाइम घटा दो अगर ज़्यादा पढ़ना है आपको। हालाँकि मैं कभी 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ता नहीं था दिन में, बट अगर आपको उससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप फ़ोन का टाइम घटा दो, आप और कुछ घटा दो, सोने का टाइम नहीं घटाना है, ठीक है? एज़ मच एज़ पॉसिबल आपको सोना है 7 घंटे, एज़ मच एज़ पॉसिबल दिन के 30 मिनट ट्राई करो कि एक लाइट वॉक ले लो आप। बहुत सेडेंटरी प्रिपरेशन है, हेल्थ को थोड़ा रखना है अपने दिमाग में। आई अंडरस्टैंड कि मेरे खुद के साथ भी ये हुआ है कि हेल्थ थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है। बट जितना पॉसिबल हो सकता है, हम एक 20-30 मिनट का वॉक ले लेंगे डिनर के बाद। अर्ली इवनिंग साइक्लिंग कर लो, कुछ एक कर लो, ठीक है? मतलब या 1 दिन हफ्ते में ऐसे रखो कि जिस दिन थोड़ा दोस्तों के साथ जा रहे हो खेलने-वेलने, मतलब कुछ एक वैसा रखो। अ, स्पेशली जितना प्री अप्रोच करता है, इंश्योर करिए कि वीक में 1 दिन आप ब्रेक तो ले ही रहे हैं, क्योंकि वरना बर्नआउट हो जाएँगे और बर्नआउट हमको नहीं चाहिए एग्ज़ाम से पहले। अपने को फोकस ये करना है कि हम बिल्कुल हाई स्पिरिट में जाएँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में। ये जब आप फुल एंड टेस्ट लिख लोगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, फुल एंड टेस्ट के बाद पीवाईक्यू एनालाइज़ करना है। काफ़ी लोगों का सवाल भी था कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करें? देखिए पीवाईक्यू कोई मैजिक ट्रिक तो है नहीं, सबका अलग-अलग तरीका होता है एनालाइज़ करने का। मेरा जो था वो ये था कि मैं लास्ट 10 साल के सवाल कर लूँ, मतलब मैंडेटरीली कर लूँ कि 10 साल के सवाल जो हैं, और जब मैं सवाल सॉल्व करने के बाद जब मैं उसका आंसर्स देख रहा हूँ, मैं उस आंसर्स को थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लूँ। कि चाहे आपको कोई ऑलरेडी सॉल्व्ड पीडीएफ मिले या आप खुद से मतलब एक्सप्लेनेशन गूगल करें, बट जो वो ऑप्शंस है ना, उनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जैसे 25 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था आरागटा को लेकर, वो एक इरिगेशन वाटर व्हील की तरीके से काम करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से आया है। वो किसी और में ऑप्शन था, इस बारी वो सवाल बन के आ गया।
तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि जब पीवाईक्यू से रिपीट हो रहे हैं सवाल, तो बाकी सब तो करके आएँगे। तो हम अगर मिस कर गए, तो वहाँ पे फिर मार्क्स नहीं आएँगे अपने, ठीक है? तो वी हैव टू एन्श्योर कि हम जब पीवाईक्यू एनालाइज़ कर रहे हैं, हम उसके ऑप्शंस को थोड़ा बहुत गूगल करें। पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, पर 5-6 लाइन हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखें। और दूसरी चीज़ जो पीवाईक्यू से देखेंगे, वो देखेंगे पैटर्न्स। पैटर्न्स माने क्या? कि एक तो आप सबको ये पता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट का, कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्टली गलत होती है। पर मोस्टली गलत होती है ये नहीं कि हमेशा गलत होगी, पर मैक्सिमम केसेस में गलत होती है। सिमिलरली ये हो सकता है कि मैक्सिमम केसेस में जो डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स दिए होते हैं, वो इंटरचेंज हो जाते हैं या वो गलत होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद अ सर्टेन थिंग लिखा रहता है, वो गलत होता है। कि आई थिंक बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो आई थिंक किसी पेपर में आरबीआई था वो और आई थिंक इट वाज़ सपोज्ड टू बी सेबी बट इट वाज़ रिटन एज़ आरबीआई, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये पैटर्न आपको खुद से सॉल्व करने पे समझ आएँगी कि भई ये जो पर्टिकुलर इश्यू है ये एक पैटर्न में आ रहा है कि फैक्ट हमेशा गलत होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन हमेशा गलत होता है। हमेशा माने मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल ऑफ द टाइम्स। बट इनफ टाइम्स कि अगर आप 10 क्वेश्चन में गेस ले रहे हो, तो 7 बारी वो सही होगा या 6 बारी वो सही होगा, 4 बारी गलत होगा, तो आपको एक नेट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये अपने आप को हमने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि करंट अफेयर्स का क्या करें? करंट अफेयर्स का मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़पेपर पढ़ता था। मैंने ट्राई ज़रूर करा अपने पहले अटेम्प्ट में कि मैं फ़ोकस करूँ इस पे मंथली मैगज़ीन पे। मंथली मैगज़ीन मेरे से रिटेन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आप 4 महीने के दौरान में पीटी 365 रटने की कोशिश करोगे, आपको क्या याद रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। एक-एक पेज में 5-5 पेज जितने इन्फॉर्मेशन भरे हुए हैं, आप कितना याद रख लोगे? ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। क्योंकि जितना आप इधर से याद रखोगे और वो याद रखने की कोशिश करोगे, उधर से कोई एक इन्फॉर्मेशन आप भूलोगे। तो ये चीज़ मैंने कोशिश ही नहीं करी कि मैं पीटी 365 या कोई भी मंथली कंपाइलेशन कंप्लीट करूँ, मैं न्यूज़पेपर पे फोकस करता था। सीसैट के लिए आई यूज्ड टू फोकस ऑन पीवाईक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ अलोन, ठीक है? मैं खुद से सॉल्व करता था, मैं यूट्यूब पे कोई सवाल पे डाउट होता था, वो मैं सॉल्विंग जाके देखता था और मैं कंप्लीटली इंश्योर करता था कि सीसैट का जो है मैं पीवाईक्यू से आगे ना बढ़ूँ, उससे पीछे भी ना हटूँ, कि पीवाईक्यूज़ मेरे कंप्लीट हो जाए टाइम से, ठीक है? ये सीसैट में मुझे हेल्प होता है ये चीज़ से कि 3 जो मेजर सेक्शंस है, रीज़निंग, मैथ्स और इंग्लिश, उसमें से 2 सेक्शन में अपनी महारत बना के चाहिए। बाकी एक सेक्शन थोड़ा वीक रहेगा तो चलेगा। मेरे लिए वो इंग्लिश था कि 2025 में जब मुश्किल इंग्लिश क्वेश्चंस भी आए, मेरी 90% एक्यूरेसी के साथ सही हुई। रीजनिंग मेरी डिसेंटली सही हो जाती थी कि 60-70% एक्यूरेसी के साथ सही हो जाती थी, तो ये मेरे स्ट्रेंथ बन गए। मैथ्स जो है, मैं बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट करता था। मैं करीबन-करीबन 50 से 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था और दोनों में मैं इंश्योर ये करता था कि मैं जितने अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैथ्स में वो 100% श्योर वाले अटेम्प्ट करूँ। इंग्लिश में मैं थोड़ा मतलब खुद के हंच पे भी करता था क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट था। रीज़निंग ऐसी थी कि मतलब मिडल ग्राउंड था मेरे लिए, ठीक है? सिर्फ पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे सीसैट करा है, दोनों ही अटेम्प्ट में मैं सीसैट में क्वालीफाई हुआ। 2024 में एक्चुअली जब भी मेरा प्री नहीं हुआ, देन आई डिसाइडेड कि मुझे 1 साल से ज़्यादा इस प्रिपरेशन में नहीं देना है घर पे बैठे हुए। तो मैंने इमीडिएटली आई केम बैक टू अ जॉब एंड दैट इज़ वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी लाइज़, ठीक है? प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन जर्नी में। मैं तो ऑनेस्टली प्लान बी भी नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा एक अल्टरनेट करियर चॉइस बना के रखिए कि सिविल सर्विसेज़ नहीं तो आप क्या करना चाहते हैं। मेरे लिए ये था कि मैंने क्योंकि एक फेलोशिप कर रखी थी जिसके चलते आई यूज्ड टू वर्क विथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आई वेंट बैक टू वर्किंग विथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज़ अ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी लीड। मैं उनके रिसर्च में, उनके पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस में, ये सब में काम करता था और बहुत ही मीनिंगफुल लगता था मुझे कि मैं देश का सबसे जो डेलिबरेटिव प्लेटफ़ॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं उस लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, उस लेवल पे बिल्स के डिस्कशन पे एक इनडायरेक्ट तरीके से हिस्सा ले पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही मीनिंगफुल लगता था। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर 2024 में मेरा प्री नहीं होता है, आई विल गो बैक टू अ जॉब। नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँगा, नहीं दूँगा वो सेकेंडरी है, पर मैं जॉब कर लूँगा। तो मैं जॉब करने गया। 2024 से 2025 के दौरान क्योंकि मैं जॉब करता था, बहुत मुश्किल ये थी कि मैं मतलब उतना टाइम दे पाऊँ, 6-7 घंटे दिन के दे पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। तो मैंने क्या करा क्योंकि मैंने सिलेबस प्रिपेयर कर रखा था ऑलरेडी, मेरी जो रिलायंस थी प्राइमरीली ये थी कि मैं अपना जो स्टॉक नॉलेज है उसको रिवाइज़ करूँ।
और रिवाइज करूँ टेस्ट के थ्रू कि मैंने एसएफजी लिख रखा है, सेक्शनल टेस्ट लिख रखे हैं, उनके जो आंसर्स है, क्वेश्चन और आंसर एक जगह पे मेरे पास पीडीएफ पड़े हैं। मैंने उनका प्रिंट आउट निकाला और उनको अपने से फिर से सॉल्व करने लग गया, उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ने लग गया। तो मेरा ब्रेन क्या होता था कि रीवायर होता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ता था टू कवर माई बेसिक बुक्स। ठीक है, ये एक वर्किंग एस्पिरेंट होने के हिसाब से मैंने इस तरीके से अपनी जो रिवीजन है, सिलेबस की रिवीजन है, मैंने इस तरीके से करी। अगेन, एज आई सेड कि मेरे पास कम टाइम था तो मेंस के लिए तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो प्री तक मैंने सिर्फ प्री पे ही फोकस किया। पीवाईक्यूज टेस्ट लिखे मैंने, जो भी ओपन टेस्ट हुए, अनुभव हुआ, सिमुलेटर हुआ, मैंने टेस्ट लिखे। 8-10 टेस्ट लिखे मैंने दोनों ही अटेम्प्ट में। 10 से 12 से ज्यादा टेस्ट नहीं लिखे। सेकंड अटेम्प्ट में 8 लिखे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 से 12 करीब प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। सेक्शनल में साल भर लिखता था, हर 2-3 हफ्तों में एक बार। तो सेकंड अटेम्प्ट में तो मैंने सेक्शनल भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ फुल लेंथ 8 और 9 टेस्ट लिखे। ठीक है, और पीवाईक्यूज करे। न्यूज़पेपर में रोज पढ़ता था। थोड़ी बहुत मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरी जो पार्लियामेंट्री रिसर्च में करता था बिल्स वगैरह पे, उससे स्ट्रेंथन होती थी, क्योंकि उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो जॉब है वो डायरेक्टली पब्लिक पॉलिसी में था, तो वो हेल्प करता था बहुत। प्री के आई थिंक 1 महीना पहले मैंने एक ब्रेक लिया था, एक सबैटिकल सा ले लिया था काम से, कि मैं वो टाइम में अपना मतलब पढ़ाई पे फोकस करूं, उसके अलावा मैं कुछ ना करूं। तो वो मेरी पहले से अंडरस्टैंडिंग थी अपने वर्क प्लेस पे, तो वो मैंने किया। 1 महीना मैंने सिंपली फोकस करा एग्जामिनेशन के ऊपर। मैंने सी सैट, अगेन वही ये सब पीवाईक्यूज करने लग गया मैं। और क्योंकि हाथ आपका थोड़ा सा तेज होना चाहिए सी सैट के साथ, जब आप सेकंड पेपर लिख रहे हो पहले पेपर के बाद। और प्री के लिए अगेन एज साइड की पीवाईक्यूज करा, फुल एंड टेस्ट दिए, और अपने सेक्शन टेस्ट जो दिए हुए थे उस पीडीएफ को रिवाइज करा। प्री लिखने के बाद दिस टाइम अराउंड, फॉर्चुनेटली फॉर मी, व्हाट हैपेंड, उसकी आई क्वालिफाइड प्री। तो अभी मेरे पास एक समंदर था कि भाई मेंस कैसे तैरा जाए, क्योंकि मेंस के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, जैसे मैंने पहले बोला। तो यहाँ पे एक चीज के बारे में बोलूंगा, जो मेरा प्रेपरेशन का जो कॉर्नर स्टोन था, जो मेरा बाइबल था प्रेपरेशन का, वो था टॉपर्स नोट। तो मैंने क्या करा कि स्टेट पीसीस के लिए भी मैंने ऐसे ही प्रिपेयर करा था, क्योंकि वहां भी मेंस के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो स्टेट पीसीस भी मैंने वैसे ही क्वालिफाई करा था, तो मैंने सोचा कि वो स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही है, तो यहाँ पे भी लगाया जाए। तो फॉर एवरी पेपर, फॉर GS1, फॉर GS2, फॉर GS3, सब पेपर्स के लिए मैं क्या करता था, 4-5 टॉपर सिलेक्ट करता था कि जिनके अच्छे मार्क आए हैं लास्ट 2 साल में। और वो जो 4-5 टॉपर है उनके दो तीन कॉपीज उठा लेता था। तो करीबन करीबन हर पेपर के लिए 12 से 15 कॉपीज हो गई। ठीक है, 12 से 15 कॉपीज मतलब 20 into 15, 300 क्वेश्चन पर पेपर। 300 क्वेश्चन माने 300 टॉपिक्स। एटलीस्ट यूनिक टॉपिक्स आपको 100 मिल जाएंगी। रिपीटेटिव टॉपिक्स में भी 200 होंगी, बट ऐसा यूनिक टॉपिक्स आपको 100 मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से क्या होता था कि जो भी सपोज करिए वाटर रिसोर्सेस है, GS3 में आपको सवाल पूछा गया वाटर रिसोर्सेस पे, 5 टॉपर कॉपी में आपको 10 सवाल दिख गए वाटर रिसोर्सेस को लेकर। तो इन 10 सवालों में उन्होंने वाटर रिसोर्सेस के लेकर जो भी फैक्ट और फिगर मेंशन किया है, जो भी कमेटी का नाम मेंशन किया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेंशन किया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, पार्लियामेंट्री एक्ट मेंशन किया है, मैं गूगल शीट में GS1 2 3 4 के अलग वो टैब बना के GS3 के टैब में वाटर रिसोर्सेस हेडिंग में ये सब लिख लेता कि ये देखो फैक्ट है, ये जजमेंट है, ये कमिटी नेम है, ये फिगर है। बस और कुछ नहीं। ये वो 2-2.5 महीने के दौरान में ही मैंने किया है। हर पेपर के लिए मैं ऐसा करता था। GS1 के लिए बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी डोमिनेटेड सब्जेक्ट है, तो प्री की प्रेपरेशन पे रिलाई करा। बट GS2 और 3 में ये बहुत करे मैंने। कि हर टॉपिक के रिलेटेड जो भी टॉपर्स कॉपी में क्वेश्चन मिलता था, मैं फैक्टर फिगर डाल देता था। GS4 में मैंने पहले से आपको बता रखा है कि मैं फोरम आईएएस का रेड बुक मैंने कंप्लीट कर रखा था, मतलब रीडिंग कर रखी थी। ऊपर से जो मुझे जो भी टॉपर्स कॉपी में एग्जाम्पल मिलते थे, जैसे विशाखा यादव मैम की कॉपी होगी, तो उनके कॉपी में जो भी उन्होंने केस स्टडी में एग्जाम्पल लिख रखा है, जो भी उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट, सोशल एक्टिविस्ट, डिग्निटरीज, जिनका भी एग्जाम्पल लिख रखा है, मैं अगेन उसको अपने गूगल शीट में डाल देता था टैब बना के, कि अच्छा ये टॉपिक आया तो उसमें ये एग्जाम्पल सही है, ये टॉपिक आया तो इसकी डेफिनेशन मैम ने इन थिंकर से बोरो करी है, तो ये थिंकर को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शनल के लिए भी वही करा, कि अपने वो थिंकर्स के ऊपर रिलाई करके एक सॉर्ट ऑफ बना लिया था, ऐसे स्ट्रेटेजी बना ली थी। ठीक है, तो मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन है वो दो ही पहलू पे टिका रहा। एक तो ये टॉपर्स कॉपी रिवीजन है, टॉपर्स कॉपी से नोट्स बनाना, गूगल शीट पे बनाना, नोट्स भी नहीं थे वो एक तरीके से एक मतलब एग्जाम्पल लिख रहा था मैं बस। ये था। दूसरा, मैं टेस्ट लिखता था बहुत। प्री और मेंस के बीच में हर सब्जेक्ट के लिए मैंने 4 से 5 टेस्ट लिखे। तो
एग्ज़ाम जाने से पहले ही मेरे 25 करीबन टेस्ट हो गए थे ओवरऑल, मैंने लिख लिए थे। 25 टेस्ट एग्ज़ाम हॉल टाइप कंडीशन में घर पे बना के बिना एसी के 2 घंटे 55 मिनट में मैं कंप्लीट करता था। मैं हमेशा ये ट्राई करता था कि टाइम पे खत्म हो। कंटेंट धीरे-धीरे बेटर हो जाएगा। पर अगर आप 3 घंटे में खत्म नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका पेपर खींच लिया जाएगा, आपको कोई नहीं हेल्प कर सकता फिर वहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल आई यूज्ड टू फोकस ऑन। मेरी ये स्ट्रैटेजी रही और मेरी ये स्ट्रैटेजी थ्रू आउट दोज़ 2 1/2 मंथ्स रही कि मैं टेस्ट हमेशा लिखूँ, मैं टॉपर्स कॉपी हमेशा पढूँ, दैट इज़ इट। और मैं मॉडल आंसर पढ़ लेता था, जो टेस्ट के मॉडल आंसर्स आते थे, वो मैं पढ़ लेता था। रटता नहीं था, पढ़ लेता था, सो दैट कोई एक फैक्ट फिगर कुछ याद रह जाए, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। पॉइंट वाइज़ फॉर्मेट में मैं आंसर लिखता था। थोड़े बड़े फ़ॉन्ट में अपने को लिखना है, थोड़ा स्पेस देके मार्जिन से लिखना है, प्रेज़ेंटेशन बढ़िया करनी है, ठीक है? कि बॉक्स बनाना है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैप डाल रहे हो, चार्ट डाल रहे हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो नहीं करना है, बस अंडरलाइन करते चलना है, बॉक्स बनाना है, ये सब चीज़ें कि एग्ज़ामिनर देख के खुश होए वो पेपर। मेरे जीएस में 437 आए हैं, व्हिच इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर इन जीएस मीन्स। जीएस 1, 2, 3, 4 मिला के 437 आए हैं और एसए में 121 आया है और इसी बदौलत आया है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपर्स कॉपी पढ़ता था, बहुत ज़्यादा आंसर लिखता था। ऐसे के लिए तो मैंने जो एक न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ी, वो मुझे बहुत काम आई कि एनेक्डोट के तरीके से मेरे पढ़ना, एनेक्डोट को लिखना, वो राइटर्स किस तरीके से लिखते हैं, एक फिलोसॉफिकल तरीके से ऐसे के साथ एंगेज करना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये मैं करता था। ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग आई हैव आल्सो एलैबोरेटेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आप अगर जॉइन करें अमृत महापात्रा एआईआर 121 यूपीएससी तो आप वहाँ पे भी जान पाएँगे। मैं शेयर करता रहता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी एंड ऑल एंड आल्सो ऑन इंस्टाग्राम अंडरस्कोर सैम द स्लेयर। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे फ़ोकस करें, हॉल टाइम पे पहुँचे, बिल्कुल लेट ना होए, अपने साथ पानी रखें, अपने साथ ग्लूकोज़ रखें, अपने साथ बेसिक मेडिसिन्स रखें, ठीक है? तो बहुत वो हेल्प हो जाएगी कि आपको ये सब लॉजिस्टिकल चीज़ों के लिए अगर भागना-दौड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अ, मेजर सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर ली, प्री और मेंस की बात मैंने कर ली, टेस्ट सीरीज़ की बात मैंने कर ली, एसे की बात मैंने कर ली है। मूविंग ऑन टू पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू। दिस इज़ अ स्टेज ऑफ द एग्ज़ामिनेशन यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट। ये बहुत लेट में आता है, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो, आपको सब लोग मदद करने आ जाएँगे, ठीक है? Garima, completing the syllabus along with optional in 12 months, I would say is a partial reality. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 12 महीने में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जीएस की और प्री की जो सारी बेसिक बुक्स है, वो सब चीज़ें मैंने खत्म कर ली थी। मैंने एक रीडिंग कर ली थी ऑप्शनल की। पर मैंने उसके टेस्ट नहीं लिखे थे, मैंने उसको रिविज़न नहीं किया था, मैंने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए थे। तो अभी डिपेंड करता है कि अगर आप उतने डिटेल में जाना चाहते हो तो हो सकता है आपके लिए कम टाइम बचे। मेरे लिए जितना टाइम था उतने में 1 रीडिंग हो गया, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। तो ये तो पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफर करेगा, ठीक है? पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे मैं बोल रहा था कि पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ समथिंग जहाँ पे अगर आप मेंस क्वालीफाई करते हो, आपको सारे कोचिंग्स कॉल करेंगी, आपको हेल्प करेंगी, आपकी गाइडेंस देंगी, ठीक है? अपने को क्या करना है कि पर्सनैलिटी रखनी है, ठीक है? वो एक सबसे बेसिक चीज़ है, जो हम मिस नहीं कर सकते। व्हाट डू आई मीन बाय कीपिंग अ पर्सनैलिटी? ये नहीं है कि हम अपने आप को कमरे में बंद कर लिए 12 महीने से बस पढ़ ही रहे हैं, किसी इंसान से बात नहीं करी है। 5 साल से ऐसा हमने दुनिया देखा ही नहीं है, ये नहीं करना है, ठीक है? अपने को ये करना है कि वी विल ensure that we talk to people because we are applying for a job which requires talking to people, which requires administering very important provisions and everything, ठीक है? तो एक सोशल पर्सोना जो है आपने बना के रखनी है। थोड़ा बहुत हो सके आप किताबें-विताबें पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, मतलब अपना फ्री टाइम जो है वो यूटिलाइज़ करिए। कोई एक हॉबी रखिए अपनी, हॉबी नहीं किल करनी है, ठीक है? तो दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं नौकरी करता था तो मेरे नौकरी रिलेटेड सवाल थे इंटरव्यू में व्हिच आल्सो केम अप। तो अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यूपीएससी आपको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कराती है इंटरव्यू के दिन पे तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने से जाना है, यू हैव अर्न्ड योर प्लेस, यू कैन बी काम देयर, यू कैन बी कंपोज़ देयर, इट इज़ नॉट टू बी वरीड अबाउट एंड यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट एट दिस स्टेज ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। ये है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? बिफोर आई टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चन्स एंड रैप अप दिस सेशन, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन बहुत ही ज़्यादा
अनप्रेडिक्टेबल है। इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आपके एफर्ट्स के साथ हमेशा लिनियर नहीं रहते हैं। ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है, पर लक एक छोटा सा फैक्टर तो है इस एग्जामिनेशन, ठीक है। 2024 और 25 में मैंने कुछ खास डिफरेंस नहीं करी थी पढ़ाई में, पर 25 में मेरा सिलेक्शन हुआ और बहुत ही अच्छे आईआर के साथ हुआ। 2024 में मेरा प्री भी नहीं निकला। तो अपने ऊपर ये पर्सनली नहीं लेना है, एक प्लान भी हमेशा तैयार रखना है। सेकेंडली ये है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन 23 सर्विसेज के लिए होती है। तो आप जो भी सर्विसेज भर रहे हो ना, तो ये अपने दिमाग में तय रखो कि मैं इस सर्विस में सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ फॉरेन सर्विस चाहिए या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहिए, तो आप सिर्फ वही भर दो, ठीक है। और एक प्लान बी रखो, क्योंकि अगर आप डिसग्रंटल तरीके से सर्विस में जाओगे किसी और सर्विस में, आप कभी अच्छा नहीं करोगे। और यूपीएससी की जो रूल्स चेंज हुई है उस हिसाब से भी, आप अगर क्वालिफाई करते हो, आपको कोई ग्रुप ए सर्विस मिलती है और आपको एक ही अटेम्प्ट और मिलता है लिखने के लिए, और आप उसमें खुश नहीं हो पा रहे हो कि इस सर्विस में मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, दैट विल नॉट बी ग्रेट। आई एम एक्सपेक्टिंग टू ज्वाइन द इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड फॉर इट। क्योंकि आज के दिन में you talk about the nation's economic strength, you talk about the nation's financial strength, you talk about the nation's economy, you talk about financial crimes, you talk about investments, trade deals, everything. You need revenue services for that. It is a very specialized service that helps you do it. बट ऐसा अगर आपके दिमाग में है कि नहीं, मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना है, तो इन दैट केस आपकी अगर एक्सपेक्टेशन मिसमैच है, तो आपको बहुत मुश्किलात होगी सर्विसेज में सर्वाइव करने में। तो मेरी ये होप रहेगी कि आप सब जाने और पहचाने कि 23-24 सर्विसेज है जिसको आपको अलॉट हो सकती है, जिसमें से कोई भी आपके रैंक के मुताबिक, आपके प्रेफरेंसेस के मुताबिक, मेडिकल क्राइटेरिया के मुताबिक। और जो भी सर्विसेज मिले, इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द कंट्री दैट यू गेट टू डू। आप फाइनली अनदर थिंग दैट आई वांट टू से बिफोर आई गो ऑन टू द क्वेश्चंस इज दैट अपने जो सपोर्ट सिस्टम्स है ना, उनको बहुत क्लोज रखिए। सपोर्ट सिस्टम नहीं होते हैं लाइफ में तो बहुत मुश्किल होती है। मेरे जिंदगी में मेरा जो प्रेपरेशन का एंटायर क्रेडिट है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, दे वेर मोर एक्साइटेड फॉर मी देन आई वाज। उन्होंने हमेशा सपोर्ट भी करा मुझे मेरी जर्नी में। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ये कि मेरी मदर जो है, आपके पेरेंट्स भी यही करते होंगे आपके साथ, कि आपसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं कि आपका खाना, आपका पढ़ना, ये सब सेट करके देना, ये सब चीजें मेरी मदर बहुत ख्याल रखती थी। मेरी फियांसे जो है वो, आई हैव बिन एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हैव हर सपोर्ट थ्रू आउट। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना आपकी, इन सबको नहीं भूलना है। ये सपोर्ट सिस्टम के बेसिस पे ही हमें सक्सेस मिलेगी, इनको दूर करके नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स के पीछे नहीं भागना है कि भाई ये नहीं करो, वो रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, भाई के शादी में मत जाओ, कजिन का सालगिरह मिस कर दो, ये सबसे कुछ नहीं होता है। एक दिन में जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है किसी का, ठीक है। इट इज फाइन, इट इज ऑल फाइन, दोज आर द रिलेशनशिप्स that will be there throughout life. Examination may come and go. Your parents, your brother, your sister, your cousins, your fiance, your wife, your husband will stay throughout life. Those are much more important. Please remember that at the end of the day, this is a very prestigious examination, but this is an examination. This is not life. ठीक है? तो ये जो है, ये अपने आप को दिमाग में रखनी है। अभी मैं क्वेश्चंस थोड़े बहुत लेता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग फॉर प्रीलिम्स एंड फ्रॉम वेयर? मैंने कभी भी कोचिंग नहीं करा। आई एम नॉट suited to help with this at all. I used to take test series. I do subscribe for विजन का सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वो अच्छा होता है। फुल लेंथ में मैंने नेक्स्ट आईएएस और फोरम के दिए हैं, ठीक है। ये मेरे टेस्ट सीरीज का जो सिलसिला रहा है, ये रहा। I'm a 17-year-old and I have taken admission in Drishti and have started preparation. I'm totally unaware and confused. See, at 17 years old, please focus on your college. It is not the time for you to focus on the examination. अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो अपने पेस पे एक एक किताब पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, चाहे आप किसी भी जॉब में रहे। पर 17 साल की उम्र में इस एग्जामिनेशन को अपना लाइफ मत बनाइए प्लीज। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को, आप अपनी जो सब्जेक्ट है कॉलेज की, उसको बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि that will be your plan B always. That will be the expertise that you develop. Maintain good relationships in college. Do dissertations, projects, extracurriculars. Do not miss them. Please do not miss them. Go for them very well. Once you complete college, focus on the preparation. For now, do it at your own pace.
Do not stress over it. How to decide optional. You decide optional on two, three factors, all right? One is your comfort with the subject. I came from a sociology background, so I was comfortable with the subject. Two, लेंथ ऑफ द सिलेबस. लेंथ ऑफ द सिलेबस अगर बहुत बड़ी है, आपको बहुत टाइम लगेगा, जैसे मैथ्स वगैरह, अगर आप बहुत स्ट्रांग नहीं है मैथ्स वगैरह में, ये इशू होता है कि लोगों को बहुत टाइम लग जाता है वो सब्जेक्ट खत्म करने में. इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, गो हेड विद इट. थर्ड, मार्क्स. मार्क्स का कोई कुछ नहीं बता सकता है. तो मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, पर मोस्टली पॉपुलर ऑप्शनल्स जो है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, ये सब चीजें जो है, syllabus completion, resources availability, test series availability, ये सब much easier है than other more non-conventional options. ठीक है. uh, from a arts background, what should you do? Arts background honestly helps in this examination, but I would say that examination के तरीके से arts background बहुत help करेगी. बट अपने से थोड़ी बहुत स्किल्स भी डेवलप करिए साइड में, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गई, कोडिंग हो गई, ये सब चीजें जो है थोड़ा बहुत सीख के रखिए कि बाई चांस आप कभी प्लान बी में शिफ्ट करते हैं, यू विल हैव द स्किल्स टू शो फॉर इन द इंडस्ट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर भी करती है. You have to give your first attempt in 2029. Should you secure a job first, or should you start preparing for UPSC right now? Financial background is not very good. I would say that 2029 is a long, long, long time away. All right. 3 साल बाकी हैं उस एग्जामिनेशन में. अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो कॉलेज पे फोकस करिए प्लीज. अगर आप अभी वर्किंग प्रोफेशनल है या जॉब ढूंढ रहे हैं, आई वुड सी कि पहले जॉब कर लीजिए, थोड़ा अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद एग्जामिनेशन लिखिए. ये एक ऐसे डिसीजन है ना जो मैं आपके लिए नहीं ले सकता, क्योंकि आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी रियलिटीज आप मेरे से बेहतर जानते हैं. बट जनरली मैंने ये देखा है कि मेरे साथ ये हुआ है कि अगर आप सिक्योर है मेंटली, अगर आप सिक्योर है फाइनेंशियली, आपके ऊपर से स्ट्रेस चला जाता है. मैंने जब इंटरव्यू दिया, मैं बहुत काम था इस बारी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे, मेरा अगर इंटरव्यू नहीं भी हुआ, मेरे पास एक जॉब है, तो मैं जॉब करने चला जाता था. इट डिड नॉट मैटर टू मी कि अगर मेरे पास इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं उसके बाद क्या करूंगा. मेरे पास जॉब था एंड मैं जॉब कंटिन्यू भी कर रहा था. प्री और मेंस के दौरान में मैंने जॉब, और मेंस और के बीच का जो 2.5 महीना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल थ्रू आउट आई वेंट विद अ जॉब. ठीक है. What else? I did not prepare any quality notes for my mains. I only revised Lakshmikant. Did I take coaching? I did not take coaching. I am not getting marks in the prelims test series. Avoidable mistakes are not decreasing. दो चीजों की वजह से होता है ये. एक, आप बहुत नर्वस है, इन विच केस आपको खुद के ऊपर काम करना है कि नर्वस नहीं होना है. और आई नो इट इज इजी टू से, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बट कॉन्शियसली कीजिए उस चीज को कि क्यों डर आ रहा है आपको, क्यों आप नर्वस हो रहे हो, जिस वजह से आप नर्वस हो रहे हो, इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, और इज इट बिकॉज ओनली ऑफ लाइक लास्ट मिनट जिटर्स. तो उस बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि आपके ओवरऑल नॉलेज में कोई गैप है, अगर उस वजह से अवॉइडेबल मिस्टेक नहीं डिक्रीज कर रहे, तो आपको रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है. ठीक है. सो दैट इज, हैव आई बिन द टॉपर ऑफ माय यूनिवर्सिटी? हाँ जी, मैं अपने मतलब यूनिवर्सिटी में तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती है, मैं अपने डिपार्टमेंट का टॉपर रहा हूँ. यस, आई हैव बिन द टॉपर ऑफ माय डिपार्टमेंट. आई वाज ऑलवेज एकेडमिकली इंक्लाइंड एंड आई वाज गुड इन लाइक एकेडमिक्स. ठीक है. I have completed my 12th. I'm a full-time aspirant. Please do not take college only for the sake of it. आपकी अपनी डिसीजन है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं उस पर, बट nobody is a full-time aspirant. Nobody should be a full-time aspirant at 17 years of age. ठीक है. Everybody should be studying at 17 years of age till they have completed college. कॉलेज को बहुत सॉलिड तरीके से कंप्लीट होना जरूरी है. ये मेरी एडवाइस है. उसके बाद ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन सिचुएशन. Your financial background does not matter, honestly. Your academics does not depend on your financial background. What matters is that आप बहुत स्ट्रांग हो अपने सब्जेक्ट में. कॉलेज आपको बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस देता है जो घर पे बैठ के प्रिपरेशन आपको नहीं देता है. लास्ट मंथ में सी सैट एंड जीएस के रिविजन टिप्स. सी सैट अगेन एज ए सेट पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसके अलावा कोई रिविजन टिप्स नहीं है. जीएस की रिवीजन के लिए एज आई सेड की पीवाईक्यूज करिए, और बेसिक बुक्स को रिवाइज करिए. अगर आपने नोट बनाया है, नोट रिवाइज करिए. हाईलाइट कर रखा है तो हाईलाइट पोर्शंस को रिवाइज करिए. दैट इज ऑल यू नीड. टेल मी अबाउट द सोर्स ऑफ
Science and technology. Science and technology, I had no source. I completely followed the newspapers. I ensured कि साइंस एंड टेक में मैं पीवाईक्यूज को और अच्छे से करूं कि उनसे कोई अगर हिंट आ जाए, उनसे कोई ऑप्शन आ जाए तो मैं एलिमिनेट कर पाऊं. कभी कभार ये होता है कि जब आप ऑप्शन सॉल्व कर रहे होते हो तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एरिया. तो ये सब में भी व्हेन यू गो थ्रू द फोर ऑप्शंस, आप बस ऑप्शन को अगर 5 बारी पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि कोई कोई टर्म का उस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है. तो एलिमिनेशन आपकी प्रैक्टिस से आती है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस से आती है. तो साइंस एंड टेक का मेरा कोई डेफिनेट सोर्स नहीं था. ठीक है. और व्हाट एल्स, व्हाट वाज माय माइंडसेट इन द सेंटर इन प्रीलिम्स. To be honest, my mindset in the center in the prelims in 2025 was that I'll give my best, but I don't care. I'll give my best. I've prepared a lot for this examination, but I also don't care because I had gone through a failure before that in 2024. So I had become much more detached. I was much more in a phase of mind where I was like कि ठीक है, अगर होना है तो वो हो जाएगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देना है, दूसरे दिन जाके नौकरी करनी है. That is it. Uh, do I find myself wandering while studying? Does my mind wander? हाँ, वो एक बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो सबके साथ ही होती है. वो कितना होता है किसके साथ, वो डिफरेंट चीज है. अभी ये तो अपने ऊपर है ना, हम कितना उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं. वो ओवर टाइम कंट्रोल होती है, उसको लेकर इतना लोड नहीं लेना. ऑलराइट. सो दिस इज almost majorly all of the questions that I've taken, and I've been speaking for a very very long time. So मेरी आवाज भी थोड़ी सी बैठ गई है. आई थिंक वी विल रैप अप दिस सेशन हियर. इसके अलावा मैं फिर से अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दे रहा हूँ. उसमें मेरी टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है वो उसमें लिंक्ड है, आप वहीं से ही फॉलो कर सकते हैं. अंडरस्कोर सैम द स्लेयर. ठीक है. अंडरस्कोर सैम द स्लेयर, SAMTHESLAYER @ underscore Sam the Slayer is my Instagram handle. If you want to follow or like just follow my Telegram channel from there, it is completely up to you. I sometimes keep on sharing my tips and strategies and notes on my Telegram channels. So that is it from my side. It was great interacting with you guys. It was really fun. Again, as I leave, I must say that this examination is beautiful when you qualify it, but at the same time, it is very, very unpredictable. Please focus on having a plan B. Please focus on maintaining your relationships with your parents, your friends, your cousins, your relatives, and please maintain on having a social life. All right. I'll just take this last one. How many years did I take to clear the examination? I have taken 2 attempts. 24 was my first attempt. 25 was my second attempt. 23 is when I started preparing. So roughly 3 4 years. All right. 2 attempts, but 3 3.5 years of preparation overall on and off. So that is sort of my journey. Thank you again for connecting with me on this channel. Really great to talk to you all. Wish you all the very best.